हेलो, गुड आफ्टरनून एवरीबडी। आप लोगों का लास्ट सम बन रहा था क्या? 4 पैराग्राफ भी लिखे थे लास्ट में। तो आप सम नंबर 3 पढ़ना स्टार्ट करो। मैं जरा बुक देखता हूं कहां रख दिया। पेज नंबर बताओ मेरे को। पढ़िए क्वेश्चन नंबर 3। हो गया ना पढ़ना? तो जल्दी करो। कैसे हम लोग प्रेजेंटेशन करते थे आपको याद है? सबसे पहले हम लोग वो डेट वेट लिख के गुडविल निकाल लेते थे, फिर कैरिंग अमाउंट निकालते थे, वही तो। चलो, पेज नंबर, क्वेश्चन नंबर। बोलना है। बोलना है। दोबारा।
इक्विटी कितना है एसोसिएट कंपनी का उस दिन? 5 लाख का तो कैपिटल है और 5 लाख का रिजर्व है। हो गया ये। इसके बाद क्या करते हैं? कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। तीन लाख। ऐड क्या करेंगे? शेयर ऑफ प्रॉफिट करेंट ईयर का। मेरा होल्डिंग करने के बाद वो जो भी प्रॉफिट कमाएगा हम उसका शेयर ऐड करेंगे। %40 डिविडेंड दिया ना, यानी 2 लाख, हमको 25% मिलेगा। आपको समझ में आया 2 लाख हम कहां से लाए? कैपिटल का 40% निकाले हैं, कैपिटल का। ये परचेज प्राइस 1421 का था क्या? क्या क्या मांगा है बताओ। और गुडविल तो हम लोग निकाल दिए ऑलरेडी। ये रहा, ये ऐसे ही रिफ्लेक्ट होगा। इसको 2 नंबर कर दो, गुडविल को 1 नंबर कर दो। ये रहा, दिखा दिए हम लोग ऑलरेडी। ये 2 और 3 दोनों का आंसर है, लेकिन आपको प्रॉब्लम क्या होगा, आपको 3 अलग से लिखना होगा, क्योंकि वो साला मार्क्स वैसे ही करके देगा। गुडविल ऑन एक्विजिशन 1 हो गया, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 2 हो गया। 3 नंबर में अलग से लिखो, गुडविल विल बी शोन, हाँ, डिविडेंड विल बी शोन by way of deductions from the carrying amount of investments. और एक ठो नोट छोटा सा लिखो वहीं पे
carrying amount of investments will be shown under non-current investments क्या लिखा? will be shown under non-current investments with goodwill in the inner column. Question number 4. बहुत ही गंदा टाइप का मिड ईयर दिया देखो। हम लोग कब खरीदे शेयर मुन्ना? जून 2021 में खरीदे, 1 जून को, और सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस आ गया लिख रहा है, और 31/3/2021 को उसको 80,000 का प्रॉफिट हुआ, यही ना? और वो 50,000 रुपया का डिविडेंड डिक्लेयर किया 12 अगस्त को। हाँ ठीक है, और उसको 3 लाख रुपया का करेंट ईयर में प्रॉफिट हुआ, ठीक बोल रहा हूं ना? और फिर वो 12 जून 2022 माने अगला साल, क्या देखो तो अगला साल, और डिविडेंड डिक्लेयर किया उसने। हम ठीक पढ़ रहे हैं? तो पहले क्या मांगा है बताओ? ओ स्टैंड अलोन, तो इसमें इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग होगा, इसमें एज 13 वाला पूछ लिया, तो प्लेन अकाउंटिंग होगा। खाली आप हमको बताओ इन्वेस्टमेंट का कैरिंग अमाउंट ही मांगा है ना? कैलकुलेट कैरिंग अमाउंट इन द स्टैंड अलोन बैलेंस शीट ना, तो लिखो डेट पूछा है, कौन सा डेट का चाहिए? रेडी? कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बताओ। डेट एक बार चेक करो इसको, कोई प्री एक्विजिशन डिविडेंड मिला है क्या? प्री एक्विजिशन डिविडेंड, इक्विटी मेथड प्री पोस्ट नहीं जानता, पर इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग तो जानता है ना। प्री एक्विजिशन डिविडेंड को वो इन्वेस्टमेंट से कम किया जाता, आपको मालूम है ना? और उसके बाद वो करेंट ईयर में जो भी प्रॉफिट अर्न करता है उसको हम लोग यहां नहीं डाल सकते, इक्विटी मेथड में डालेंगे। पर जो स्टैंड अलोन बैलेंस शीट, हम लोग टाटा का शेयर खरीदते हैं, रिलायंस खरीदते, जैसे मतलब आज हमने कोई शेयर खरीदा, हमने होल्डिंग नहीं, रिलायंस का शेयर खरीदा, कल हमको कोई डिविडेंड मिल गया, 2 दिन बाद मिल गया डिविडेंड, तो हम लोग कॉस्ट से कम करते हैं ना। ये वही चीज पूछ रहा है। देखो इनको
1 जून के तुरंत बाद कोई डिविडेंड मिला है क्या? इस दिन देखना, 1 जून 21 के बाद मिला है ना 50,000 रुपया, तो वो तो पिछला प्रॉफिट से ही मिला होगा ना, मार्च 2021 वाला प्रॉफिट से मिला होगा ना। तो मार्च 2021 इस एक्विजिशन के लिए तो प्री एक्विजिशन प्रॉफिट है ना, तो ये प्री एक्विजिशन डिविडेंड रहेगा। बोलो हमको कितना मिला होगा, देख तो 15,000। ये लोग प्री पोस्ट ये सब ज्ञान करता है इन्वेस्टमेंट का कहानी में, पर इक्विटी मेथड हर डिविडेंड को माइनस करता है, हर प्रॉफिट को ऐड करता है। पढ़ो सेकेंड लाइन। सेम चीज मांगा है क्या? सेम चीज ना, लिखो ये परचेज प्राइस कौन से दिन का है? ध्यान दीजिएगा मैंने क्या किया है, प्लीज हड़बड़ी मत कीजिएगा। 2 बार इंटू लिखा है, सोचना ऐसा मैंने क्यों किया है। हम 21-22 वाला प्रॉफिट कंसोलिडेट करना चाहते हैं, तो मेरा होल्डिंग करने के बाद जो प्रॉफिट आएगा उसी को तो ऐड करेंगे ना, उसके पहले का तो हम नहीं कर पाएंगे। तो दिया ढंग से देखना, काउंटिंग कर सकते हो आप उसका। गुड बॉय, 10 महीना का होगा ना, तो प्रॉफिट ढूंढो ना पहले कितना है। पक्का वो पूरे साल का है? कैसे पता चला? हाँ ठीक, मैं देख लिया, थैंक यू। बोलो क्या करूं? बस, गुड बॉय। और क्या मांगा है मुन्ना? ये तो हो गया, ये एकदम यूजुअल पैटर्न है। हेलो, स्टैंड अलोन में और इसमें क्या फर्क देखा? देखो, हाँ स्टैंड अलोन में आप प्रॉफिट ऐड नहीं कर सकते, और पहली बार के बाद स्टैंड अलोन का बात बोल रहा हूं, हाथ देखना मुन्ना, इस दिन के बाद जब भी और डिविडेंड मिलेगा ना, वो पोस्ट डिविडेंड होगा, वो सब P&L में जाएगा। नहीं समझे? और यहां पे क्या है, सिंपल, प्रॉफिट ऐड करो डिविडेंड माइनस करो, प्रॉफिट ऐड करो डिविडेंड माइनस करो, इवन पहले बार वाला डिविडेंड भी माइनस करो। क्लियर हुआ? और क्या मांगा है उन्होंने? अच्छा, यहां के बाद और एक बार
ओके लिखो। मुन्ना, हमको ये क्यों लग रहा है ये 80,000 तुम लोग पिछला साल का ले लिए हो, क्योंकि उसके बगल में जो 3 लाख लिखा है वो है 21-22 का प्रॉफिट। एक बार देख लो, कोई सा 20-21 का है, कोई सा 21-22 का है। कुछ गलती हुआ है आप लोगों से। 80,000 जो आपने फॉर द ईयर एंडिंग बोला वो 21 ईयर एंडिंग है। 21 तो हम बने ही नहीं थे होल्डर, हम तो 1621 को होल्डर बने। तो 21-22 वाला प्रॉफिट हमको बताओ। ये 20-21 वाला दिया हुआ है लास्ट ईयर का। देख रहे हो कैसे कंफ्यूज करने के लिए दिया, और हम लोग थॉरोली कंफ्यूज हुए। 21-22 वाला चाहिए, और मैंने भी डेट देखा, नहीं बोला हाँ मैंने देख लिया, फॉर द ईयर एंडिंग लिखा हुआ था, खाली इसको चेंज करना है बेटा। बोल कितना लिखूं, बाकी सब सेम है। ये हो गया 260। इसका ना ओपनिंग बैलेंस 260 लिखोगे, ठीक है, क्योंकि अगला बार हम लोग इसी को स्टार्टिंग पॉइंट बनाएंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट तो अभी ला नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो साल भर के बाद में पता चलेगा कि कितना उनको प्रॉफिट हुआ और मेरे हिस्से का 30% कितना है। लेकिन डिविडेंड शायद माइनस कर पाओगे। क्वेश्चन नंबर 5 अभी नहीं करवा सकते, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बाकी है, उसके बाद करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 अभी हम लोग कर पाएंगे। आपसे एक चीज पूछते हैं, आप सोच के जवाब देना, हड़बड़ा के नहीं, देख के जवाब देना। पीछे वाला सब में जो अभी अभी सॉल्व किए, अभी अभी उसमें हम लोग गुडविल क्यों नहीं निकाले, या निकाल, एक तो वो लोग बोला नहीं, यह जवाब मत देना, ये ठीक, ये जवाब है, ये जवाब मत देना। हम लोग तो सबसे पहले गुडविल निकालने की कोशिश करते हैं ना, क्यों नहीं निकाल पाए गुडविल? कुछ नहीं दिया, शेयर कैपिटल नहीं दिया, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी नहीं दिया, खाली लास्ट ईयर का। बाप रे, क्या हुआ ये? अचानक कैसे हो सकता है ऐसे? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कोई एक्साइटेड नहीं हुआ, मेरा तो नॉर्मल लैंग्वेज, माइक एक्साइटेड हो गया, ऐसा कैसे हो सकता? मशीन ऐसे हो जाएगा? हमको तो लगा कुछ निकल के आया वहां से। चलो बच्चों, उन्होंने ना तो कैपिटल दिया हमें, ना ही रिजर्व्स एंड सरप्लस दिया हमें, और एक बात भी बोलूंगा, वो जो भी देता हमको 1/6 तक का रिजर्व्स एंड सरप्लस चाहिएगा, 1/6 तक का, क्योंकि हम 1/6 को बने हैं उसके इन्वेस्टर। 31 मार्च तक का लेने से नहीं चलेगा, 1/6 तक का लेना पड़ेगा। आई ओके? चलो क्वेश्चन नंबर 6, बड़ा वाला सम देखो।
पढ़ लिए? क्या किया क्वेश्चन ने देखा आपके साथ? एक सब्सिडरी दे दिया और एक एसोसिएट दे दिया, तो आपको सब्सिडरी का सारा वर्किंग करना पड़ेगा जो नॉर्मल वर्किंग आप लोग करते हो। यस और नो? एओपी, गुडविल, माइनॉरिटी, कॉन्स P&L। और एसोसिएट के लिए आपको खाली गुडविल निकालना पड़ेगा और कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालना पड़ेगा, उससे आपका काम हो जाएगा। और एक चीज याद रखिएगा, जब आप एसोसिएट का प्रॉफिट ऐड करेंगे पीएल में, तो नहीं, यूआरपी बाद में बोलूंगा। एसोसिएट का जब आप प्रॉफिट ऐड करेंगे तो वो भी कॉन्स P&L में ऐड होगा। जैसे सब्सिडरी का तो क्या फॉर्मेट डाला हुआ पूरा। अब ये सब जो आप बोलते हो ऐड प्रॉफिट, जहां पे जो बोलते हो ऐड प्रॉफिट, तो ये ऐड प्रॉफिट खाली इन्वेस्टमेंट में थोड़ी ऐड होगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में भी तो ऐड होगा। आप इन्वेस्टमेंट तो बढ़ा दिए, काउंटर में प्रॉफिट भी तो बढ़ाना पड़ेगा। तो पेरेंट का प्रॉफिट जिसको बोलो, इन्वेस्टर का प्रॉफिट बोलो, उसको भी तो ऐड करना होगा। तो ये सब ना आपको एक पूरा अच्छा पिक्चर देगा। ओके, चलो हमको बताओ, आप रेडी हैं? पहले कौन सा वर्किंग करना चाहोगे? ये सम हुआ कंबाइंड सम ऑफ AS21 एंड AS23। घबराने का एकदम नहीं है, दो सम का प्रैक्टिस हम करवाएंगे, ये वाला और एक होल्डिंग वाला चैप्टर में छूटा हुआ है, वो दोनों अभी प्रैक्टिस कराएंगे। यू विल फील वेरी गुड, आपको रियल में अच्छा लगेगा। आप देखिएगा, टाइम लगेगा जो लगेगा, अब 2 AS है तो टाइम तो लगेगा ही, बट इजी लगेगा। ठीक है, जब आप होल्डिंग कंसोलिडेट करोगे ना, तो पहला 3 वर्किंग में एकदम सोचना भी मत कि अपने पास कोई एसोसिएट भी है। अभी यही सोचना सिर्फ अपने पास एक सब्सिडियरी है, और हम लोग 8 क्लास पढ़े हैं उसका, पक्का? तो ज्यादा तामझाम नहीं करके छोटा सा एओपी बनाओ बिना फॉर्मेट के। ऐसे भी हो जाएगा। पूरा कहानी सेट कर दिए कि बस अब हम एओपी लिखने जा रहे हैं। बोलता है अने एसोसिएट वाला पहले बना लीजिए, सी वाला काम पहले कर लीजिए, बी वाला अगले वाले सब में तेरा बात सुन लेंगे। बस सिर्फ 2 कॉलम बनेगा, देख के बताओ क्यों? एक प्री, एक पोस्ट। यस, एक ही रिजर्व है, 2 कॉलम बनेगा। 2 हमेशा होता था, हम लोग 3 बनाया करते थे, एक सब में 4 भी बनाए थे। तो ये मैं क्या लिखूंगा, आपको आदत है, प्लीज यूज सजेस्ट। हाँ, ओपनिंग बैलेंस को डेट अच्छा थोड़ा सुंदर लिखते थे हम। क्यों इतना पुराना डेट चला गया सम? यस, फाइनल का बुक से ला के दिए हैं। तो सर फाइनल में अब नहीं है क्या ये? नहीं, 2015 में फाइनल में हट गया। तो सर वो लोग क्या पढ़ता है? इंडेस। प्लीज डोंट ला, सुनो ना, हम सब चीज बोलेंगे, आप जानकारी लीजिए, हंसी मत हर चीज पे। वो लोग अब इंडेस पढ़ते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, ये बुक ही मैं लाने गया था। थोड़ा सा स्टोरी अगर 1 मिनट मुझे बोलने दोगे, 2015-16 की एक लाइन की स्टोरी। इंटर के बच्चे लोग AS15, AS25, AS28 नहीं पढ़ते थे। सुनो ना पूरी बात। अगर तुम लोगों को भी याद हो तो AS15 जब पढ़ाया मैं एम्प्लॉई बेनिफिट, मैं बोला मैं पहली बार इंटर के बच्चों को पढ़ा रहा हूं, क्या लोगे क्या समझोगे। एक्चुरियल वैल्यूएशन वगैरह जब आया था, हम बोले तुम लोग समझोगे नहीं समझोगे पता नहीं। इम्पेयरमेंट पढ़ाते वक्त भी मैंने बोला इम्पेयरमेंट फर्स्ट टाइम हो रहा, उसमें कितना टॉप डाउन बॉटम अप, 25 अभी पढ़ाया नहीं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा बस अभी।
तो इंटर के बच्चे लोग क्योंकि ये नहीं पढ़ते थे, अब तो पढ़ रहे हैं, तो फाइनल में जब वो लोग गए तो उनके लिए बोला गया ये पढ़ो। सुन लिए 2। उसके बाद एज 21, 23 और 27 आप लोग अभी पढ़ रहे हो। 21 पढ़ लिए, 23 पढ़ रहे हो, और 27 जेवी वाला है, जेवी वाला आप लोग पढ़ोगे। तो ये भी पहले इंटर के बच्चे पढ़ते नहीं थे, तो फाइनल में बोला गया इससे कंसोलिडेशन करो। फिर बोला अरे इंड एस से कैसे छोड़ देंगे, तो बोला इंड एस से भी करो। 2 टर्म ऐसा गुजरा था मुन्ना, मैंने पहले भी बोला होगा, 2 टर्म ऐसा गुजरा, बच्चे लोग बर्बाद हो गए। क्वेश्चन पेपर में लिखा ही नहीं कि एस से बनाना है या इंड एस से बनाना है। अब आप समझ गए क्या बेचारों को तकलीफ हुई। और जो सेटर था, क्वेश्चन सेटर, उसको होश ही नहीं कि हमको कौन सा वाला क्वेश्चन, कंसोलिडेशन तो कंसोलिडेशन है, पैटर्न तो इंड एस और एस का बदल रहा है ना। उसके बाद फिर इंस्टीट्यूट को लगा कि नहीं भाई माफ किया जाए, बच्चों को छोड़ दिया जाए। नहीं एस तो इधर तो अभी पहला बार भेजा है रे बाबा, ये फर्स्ट टाइम हो रहा है, और ये बुक तो मेरा 2015-16 का बुक है। ओके, तो ये छोटा सा स्टोरी। तो ये बुक मैंने अनुपम को बोला कि ये बुक है क्या, जरा देख के बता। तो बोला हाँ है। तो होता है तो क्या कुछ छूटेगा नहीं, क्योंकि तुम्हारी बुक में बहुत कुछ छूटा हुआ है। तुम्हारी बुक मतलब ICAI का बुक में, और मेरा मन है कि ठीक है यार जब पढ़ रहे हैं तो थोड़ा और पढ़ लो, क्या है। बोलो बैलेंस एज ऑन 1401 सब्सिडियरी कंपनी का खाली। हाँ देख मैंने बी लिमिटेड लिखा है, वेरी गुड। प्रॉफिट आफ्टर दैट, उसके बाद 1 साल में कितना प्रॉफिट अर्न हुआ ये आप कंपेयर करके माइनस करके ला के देना, नहीं तो नहीं हम आ जाएंगे ना। करेक्ट है। देखिए 2 दिन का बात, खाली 2 दिन ही तो एसोसिएट पढ़ते पढ़ते हुआ है। 2 दिन पहले तो कंसोलिडेशन ही पढ़ रहे थे, हाँ होल्डिंग सब्सिडरी पढ़ रहे थे। देखिएगा पूरा 8 का 8 क्लास में हम शेयर ऑफ माइनॉरिटी ऊपर लिखा करते थे, शेयर ऑफ होल्डिंग नीचे लिखा करते थे। 2 दिन रिलैक्सेशन करने मिला, उल्टा हो गया, ये माइनॉरिटी नीचे आ गया अपनी औकात पे। चल बच्चे नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं, 2 नंबर। कौन सा वाला इन्वेस्टमेंट तुमने बोला? थैंक यू, राइट बोला। क्योंकि सम में खाली होल्डिंग सब्सिडरी का मारपीट है और एसोसिएट तीनों क्वेश्चन को वैसे करके बड़ा बनाया है, बोल के ना वो सब एडजस्टमेंट नहीं दिया। डिविडेंड, बोनस, तुम्हारा म्यूचुअल सेट ऑफ, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट दिया है, पर वो एसोसिएट वाला दिया है। आप देखिए अनरियलाइज्ड प्रॉफिट बी वाला नहीं दिया है, सारा सी वाला दिया है, जो इन्वेस्टमेंट से प्लस माइनस होगा। बोलो बी का गुड बॉय, 3000 इंटू 80%।
सुनो, कॉन्स पी एंड एल मत बनाना। हाँ, अभी एक बार उसका भी प्रॉफिट आएगा ना, सी का, उसका भी तो प्रॉफिट अपने प्रॉफिट में ऐड करेंगे, तो कॉन्स पी एंड एल सबसे लास्ट में बनाएंगे। तो सर आप ये बोल रहे हो कि सब्सिडरी का 4 वर्किंग नोट की जगह 3 वर्किंग नोट अभी बनाएंगे, एओपी, गुडविल, माइनॉरिटी, और एसोसिएट का कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालेंगे और गुडविल इनर कॉलम के लिए निकालेंगे। जो 2 आदत है ना आपका 2 वर्किंग बनाने का, गुडविल और कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसमें 2 ही वर्किंग बनता है। हाँ बेटा दिखा रहा हूं। सैटरडे आज। क्या बोला? जाते ही नहीं कहीं हम। बोलो। ठीक से बोलो बेटा, इन दिनों में हुआ ही नहीं जाना, बहुत दिन हो गया। वो लोग आए थे अभी, आपको बोला ना मयंक का घर में पूजा था, वो लोग आए थे 2-3-4 लोग, जाना ही नहीं हुआ, बहुत दिन हो गया। बोलिए इन्वेस्टमेंट कितना है? ये एसोसिएट वाला, गुड बॉय, मैंने देखा नहीं, राइट है। ये देखो मैंने प्लस प्लस क्यों लिखा, समझ तो गए होगे, बोल के बताओ। हाँ वही तो, जो हैबिट है उसको कंटिन्यू कर रहा हूं बस जितना हो सके। गुडविल माइनॉरिटी वो उल्टा पलटा, उसी के लिए तो कमेंट आ गया, होल्डिंग और माइनॉरिटी वाला। 2000 का कैपिटल तुमने चेक किया क्या? और पुराना प्रॉफिट 500 है, तुमने चेक किया? मैंने तो चेक कर लिया, एकदम राइट है। और देखो रिवैल्यूएशन भी हुआ है, नहीं रिवैल्यूएशन खाली पता कर कब हुआ है। अगर सुनो, अगर इस डेट में रिवैल्यूएशन हुआ होगा, देख इस डेट में, सुन रहा है पहले सुन, अगर इस डेट में रिवैल्यूएशन हुआ है तब तो मैं गुडविल निकालने में इसको ऐड करूंगा। जो नॉर्मल होता है फेयर वैल्यू के हिसाब से नेट एसेट नहीं निकलता क्या? सुनो ना पूरा बिटिया, बाद में बात करना, दोनों बात तो सुन लो, मुझे मालूम है आप ठीक देखे हो, पर मेरा बात बोलने दो, दोनों बात बोलूंगा ना मैं। तो मैं गुडविल निकालने में उस रिवैल्यूएशन प्रॉफिट को ऐड कर लूंगा, नहीं समझे? और अगर रिवैल्यूएशन इसके बाद हुआ है, सब्सिक्वेंट हुआ है, तो फिर ये वो वाला प्रॉफिट है जो पीएल के थ्रू से रूट नहीं हो रहा है। याद है डायरेक्टली जो बैलेंस शीट में नोट्स लिखा है बहुत सुंदर सा, उसको भी पढ़वाएंगे भी, फिर सम बनाएंगे। तो अगर वो वाला प्रॉफिट है तो मुझे अलग से इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना होगा। जैसे आप कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट निकालते हो तो ऐड शेयर ऑफ प्रॉफिट लेस डिविडेंड करते हो ना, तो फिर ऐड शेयर ऑफ प्रॉफिट, ऐड शेयर ऑफ रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, वो भी मुझे कराना होगा। तो बहुत ध्यान से देखो कि वो रिवैल्यूएशन कब हुआ है, देखे तुम लोग अच्छे से गुड, और समझे मैंने ऐसा क्यों बोला कि गुडविल में कब आएगा और अलग से कब ऐड होगा, समझे ना अच्छे से? ये ध्यान देने का चीज होता है। गुड बॉय, बोलो कितना लिखूं? ये गुडविल बैलेंस शीट के आउटर कॉलम का पार्ट डैश बनेगा, नहीं बनेगा। हाँ ये बना नहीं पाया क्वेश्चन ठीक से, तो बनेगा तो जोड़ना, बोला क्या तो बोलूं, तो अब क्या करें बताओ, बना नहीं रे फ्लो। तो ये गुडविल ये इन्वेस्टमेंट के कैरिंग अमाउंट में ही रह जाएगा। ये 1500 के अंदर है, अरे 1500 से तो 1000 माइनस करके 500 आया ना,
ये 1500 के अंदर ही रह जाएगा। और हम लोग 2 दिन से यही तो पढ़ रहे हैं। आज तो सेकंड क्लास या थर्ड क्लास हो ही गई है। सेकंड क्लास ठीक है ना, चल रहा है, अच्छा चल रहा है। चल बोल, कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इसका मेरे को डेट बताना। हाँ, 31/3/2002। तो परचेज प्राइस ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना था? 1500। शेयर ऑफ प्रॉफिट, करेंट ईयर का प्रॉफिट कितना है हमको तो नहीं दिखा। हाँ दिख गया, दिख गया। और बैलेंस शीट से भी चेक करना 500 मैच कर रहा है क्या रे? बैलेंस शीट को क्रॉस चेक भी कर ले, क्योंकि पुराना तुमने 500 बोला था, अभी तुम और 500 बोल रहे हो, तो ठीक 1000 मैच कर रहा है ना? ठीक है, थैंक यू। 500 का और उनको रिवैल्यूएशन प्रॉफिट कितना हुआ? ये उनके बैलेंस शीट में नहीं है। लास्ट डेट में रिवैल्यू किया तो अकाउंटिंग नहीं किया था क्या? देख तो। हाँ 40 ही होगा। मैंने कितना ले लिया? अच्छा लिखा देख 120 ही है। दिमाग में क्या चल रहा था? दिमाग में चल रहा था बैलेंस शीट में कहां है, तो इस पे फोकस कम। बैलेंस शीट में रिवैल्यूएशन रिजर्व नहीं है, क्योंकि आपने रिवैल्यू किया है तो आप तो आरआर तो खड़ा करोगे ना लास्ट डेट में, भले रिवैल्यू किए हो। नो इफेक्ट लिखा हुआ है, होता तो भी आरआर के नाम से लिखा होता, घबराने का बात नहीं है। आप आरआर का परसेंटेज ऐड कर देते चुपचाप। चलो, अनरियलाइज प्रॉफिट 2 बार है। और सबसे अच्छी बात क्या, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम का ट्रांजैक्शन का ट्रीटमेंट एक ही होता है। बोलो। अब डाउनवर्ड होता तो डाउनवर्ड लिखता, अब रिवैल्यूएशन नॉर्मली अपवर्ड ही रहता है, इसीलिए मैंने लिखा। बोलो। बोलो, पहला 2 बार है ना? पहला बार वाला बोलो। 40 कैसे लाए बेटा? फिर उसका भी कुछ परसेंटेज। 40 तो अनरियलाइज्ड प्रॉफिट है, इंटू 40%। स्टॉक इंटू जीपी रेशियो इज यूआरपी। यूआरपी का शेयर। अच्छा वैसे कर दिएगा, अब हम तो कर दिए प्लस। ओह ये भी 40 ही है। वो आप लोग ये वाला 40 बोल रहे थे। स्मार्ट है एकदम। ये माइनस होगा। हेलो, अनलेस होता है यहाँ। देख लो भाई ठीक से,
ये तीनों नया देख रहे हो। नया मतलब होल्डिंग सब्सिडरी तो बहुत देखे थे, एसोसिएट वाला ये 3 चीज आप नया देख रहे हो। और इसी चीज के लिए हम लोग ये वर्किंग को सबसे लास्ट में शिफ्ट कर दिए। तो यहां से ये जो फिगर देख रहे हो ना, ये फिगर वहां पे भी जाएगा, बिकॉज ये तो असेट साइड में चला गया, लाइबिलिटी साइड में भी तो एडजस्ट करना होगा ना। पहले मेरा अपना वाला बैलेंस बताओ। सब्सिडरी से पोस्ट वाला प्रॉफिट कितना मिला, मेरे होल्डिंग करने के बाद वाला बताना है। उससे कितना मिला, क्या नाम, एसोसिएट से 200 मिला प्रॉफिट, 120 मिला रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, 40 मैंने हटा दिया। 3080। अच्छा सुनो ना, इसको आरआर में खड़ा करना पड़ेगा, तो इसको हटा दूं, नहीं तो फिर कंफ्यूजन होगा बाद में। ऐसे रिजर्व सरप्लस में रहेगा, लेकिन ये पीएल में नहीं रहेगा। रिजर्व सरप्लस में रहेगा, लेकिन इसका नाम में मत लिखो इसको, ठीक है? यहां पे नहीं लिख के आरआर में शो करेंगे, रिजर्व सरप्लस के अंदर आरआर में शो करेंगे। तो ये पी एंड एल रहने दो, इसको खाली काट दो प्लीज। हाँ, अब जाकर के वो वाला नोट पढ़ो। कौन सा वाला बोलो? सब्सिडरी जब कोई ऐसा प्रॉफिट अर्न करती है, सब्सिडरी बोलता हूं, एसोसिएट जब कोई ऐसा प्रॉफिट अर्न करती है जो सीधे बैलेंस शीट में जाता है, पीएल में नहीं जाता, उसका ट्रीटमेंट कैसे होता है हम लोग कर चुके हैं, पूरा हम अच्छा से लिखाए हैं। देखो, रुको, इन्वेस्टर शेयर इन दोज रिजर्व्स विल ऑल्सो बी इंक्लूडेड व्हाइल कैलकुलेटिंग, नहीं बोलेंगे क्या? कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट बोले होंगे, हम सजा के हम सब कुछ बोलना चाहते हैं, फिर और लाइन लिखे होंगे, बट बाय क्रेडिटिंग दी रिस्पेक्टिव रिजर्व। तो यहां पे डाल देंगे ना, तो फिर वो इज्जत नहीं रहेगा उस पैराग्राफ का। हाँ, रिवैल्यूएशन रिजर्व उसका अलग से लिखना होगा। तो बन गया अपना बैलेंस शीट, फॉर्मेट डाल दो बस। क्या हो रहा है? शेयर कैपिटल किसका लिखते हैं? आपका फॉर्मेट रेडी हो गया है, हम लोग स्टार्ट कर दे। बोलो,
और रिजर्व एंड सरप्लस का वर्किंग बनाया हुआ है 29 प्लस 120। तो भले ये देखो 3080 ही है, पर इसको हाँ P&L में नहीं डाल सकते। आउटर कॉलम प्लीज। बोलो बेटा। नॉन करेंट लाइबिलिटी है ना? बोलो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कितना है? मिलाना होगा, सुनो। रुको रुको, अभी मजा आएगा। हाँ, ए और बी का खाली, सी का नहीं। पैराग्राफ पढ़ो। सर ये क्यों करते हैं आप बार 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 बार? हम लोग तो आपको अच्छा से बोले ना, सी का नहीं, फिर भी उसको बार बार पढ़ा जाता है। कहीं एक वर्ड लिखाए होंगे इसमें लाइन बाय लाइन एडिशन नहीं होता। सोचिए यहां तक हम केयर लेते हैं। माइनॉरिटी इंटरेस्ट भी उसका नहीं आएगा, खाली सब्सिडरी का आएगा। बोलो थैंक यू, बहुत अच्छा किए कि आपने खाली ए और बी का ऐड करने बोला। बोलो ये सब क्या होता है, फ्लो में ऐड हो जाता है। करेंट लाइबिलिटी का नाम करेंट लाइबिलिटी ही दिया है कि ठीक है। मैं जानबूझ के यहां पर भी लिख दिया कि नोट नंबर 7 जब बनाएंगे, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट का नोट बनाएंगे, तो गुडविल तो इनर कॉलम में, तो अब यहां भी इनर कॉलम में तुमको दिखा के एक बार छोड़ दिए। यही तो गुडविल आउटर कॉलम में नहीं जा पाता ना बेचारा एसोसिएट वाला। ये पीपी को ऐड करके बताओ। नहीं तो इसका तो 4,000, वो तो उसका हुआ है। मेरा 1 उसका 3। गुडविल कौन सा वाला आएगा और कौन सा वाला आएगा, कौन सा वाला नहीं आएगा? इसमें उस सब में सबसे मजा आता है। सुन, ये तो पढ़ रहे हो एसोसिएट और सब्सिडरी, फिर एसोसिएट सब्सिडरी जेवी। जेवी का कंसोलिडेशन कैसा है ब्रेक के बाद आज पढ़ेंगे। आधा आधा ऐसे एसेट है ना, 3,000 का फिक्स्ड है ना, 3,000 का आधा करेंगे, 1500 घुसाएंगे। नहीं समझे अभी भी? उसको बोलते पीसी मेथड, प्रोपोर्शनेट कंप्लीशन मेथड, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड। जैसे सब्सिडरी का फिक्स रेट पूरा डाल दिए ना, 1,000 और 3,000 4,000, और एसोसिएट को तो छुए भी नहीं ना, तो ये दोनों तो सीख गए। अच्छा ही बोले आप लोग। जेवी में ऐसे काट काट के डालेंगे, जितना मेरा जेवी का इंटरेस्ट होगा ना वैसे काट काट के एक एसेट को डालेंगे। दोबारा बोल।
और आप इस बात का इज्जत देखे कि नहीं? या आप लोगों के मुंह से निकला था बिना पढ़े हुए, जब हम पढ़ाए भी नहीं थे? जब मैंने बोला इस इन्वेस्टमेंट को कहां पे दिखाना है, तो आपने खुद ही बोला सर नॉन करेंट में दिखाइए। तो ये सब जब आप खुद कोई चीज डेवलप करके बोलते हो आंसर, वो अगर एग्जाम में गलती करते हो तो हम लोग क्राइम बोलते हैं उसको, कि तुम हमको भी ठीक से पढ़ाने नहीं दिया, खुद साला बोल दिया उस वक्त और बाद में गलती किया। खैर हम अपना काम कर दिए, नोट्स भी लिखाए होंगे। चल करेंट असेट बता मेरा और सब्सिडरी का, बस। एक लाइन में एक बात पूछनी है, ये वाला सम बना करके अच्छा लगा या नहीं लगा? और डिफरेंट थोड़ा सा फील हुआ कि एक साथ दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मिलने से कैसा सीन बनता है। वी डिड दैट। एक छोटा सा पैरा और पढ़ा देते हैं, फिर उधर वाला एक सम और इधर वाला एक सम बचा हुआ वो करवा देंगे। पैरा है कि पहली बार, हेलो, पहली बार कोई हमारा एसोसिएट का मैं कंसोलिडेशन कर रहा हूं। सर मतलब एसोसिएट बन गया था 12 साल पहले, बोलना है? उस बच्ची को पानी पीना है, पी ले, मैं वेट कर रहा हूं। चालू कर, मैं रिपीट करता हूं। मेरा ना एक एसोसिएट बन गया था 12 साल पहले, पर 12 साल से ना मेरे को कंसोलिडेशन करने का जरूरत नहीं था, बिकॉज ऑफ सम रीजन और दी अदर। इंडिया में मेरे को बोला कंसोलिडेशन मत करो, तो हम नहीं करते थे। फिर अभी इस साल पहली बार मेरे को कंसोलिडेशन करना पड़ रहा है। तो अभी तक मेरा बैलेंस शीट में तो हम इन्वेस्टमेंट एज 13 के हिसाब से लिखा हुआ है। अब हम पहली बार कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाएंगे और हमको एज 20 कंसोलिडेटेड में, मेरा स्टैंडअलोन एज 13 के हिसाब से चल रहा है, पर हमको अभी कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में एज 23 के हिसाब से लिखना पड़ेगा। बोलो हाँ। तो जानते हो उन्होंने क्या बोला? एज 23 ने बोला अगर आप मेरे को पहली बार फॉलो करोगे ना, तो भी ऐसे बिहेव करना कि शुरू से फॉलो कर रहे हो। क्या? रेट्रोस्पेक्टिव। और शुरू से फॉलो करते 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 जितना कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट आता, उस पे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करना है। सर 12 साल पुराना होगा तो ऐसे 12 साल का प्रॉफिट ऐड करोगे, 12 बार का डिविडेंड लेस करोगे? यस करेंगे। रेट्रोस्पेक्टिव करना है। तो सर एक बात बोलिए, मान लीजिए आपके अपने बैलेंस शीट में वो इन्वेस्टमेंट 1600 करोड़ में लिखा हुआ है, और ऐसे करके जब प्लस माइनस धाए धाए मार रहे हो तो फिगर आ रहा है 2470 करोड़। तो आप क्या बोलना चाहते हो? हम बोल रहे हैं 2470 करोड़ रुपया में लिखना है इसको। और सुनो अभी काम बाकी, हड़बड़ाना मत, काम बाकी है। और ये काम जानते हो कब करना है? 1423 को, 31,324 नहीं, 1423 को करना है। माने जिस साल ये एस आपके ऊपर पहली बार एप्लीकेबल होगा उसका पहला डेट में करना है। बोलो हाँ। फिर ये वाला काम इस साल का ऐसे ही शो करना है। इस साल का मतलब 23-24 वाला वो नॉर्मली करना है। अभी पूरा सुनना, मेरा काम कंप्लीट नहीं हुआ, हमको बोलने देना, प्यारा है जो भी कुछ है। तो मान लो कोई मेरा ट्रांजिशनल प्रोविजन, इस प्रोविजन का नाम है जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्या नाम है? कोई भी एज जब पहली बार किसी एंटिटी पे एप्लीकेबल होता है तो जो रूल एक्स्ट्रा एप्लीकेबल होता है उसका नाम है ट्रांजिशनल प्रोविजन। एज 23 का ट्रांजिशनल, मैं रिपीट कर रहा हूं, एज 23 का ट्रांजिशनल प्रोविजन ये कहता है कि मेरे को ऐसे बिहेव करवाओ कि जैसे मैं शुरू से एप्लीकेबल था, और मेरा कैरिंग अमाउंट निकलवाओ एज ऑन द फर्स्ट डेट ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और इस अमाउंट को कंपेयर कराओ
आपकी बैलेंस शीट में जो एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट है और जो भी डिफरेंस आया 870 रुपया, उसको रिटेन्ड अर्निंग में डलवाओ, पीएल में नहीं, सीधे बैलेंस शीट टू बैलेंस शीट। मैंने बोला क्यों? बोला पुराना पाप है। क्या बोला? बोला पुराना पाप है, करंट ईयर के पीएल में कैसे डालने दे देंगे? और बोला इस साल का जो जैसे ही तुम ये वाला काम कर दिए, आप एक एंट्री मार दिए, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिटेन्ड अर्निंग्स। बोलो हाँ, ये एंट्री आप मार दिए, मार के इसको 870 से मार दिए, मार के ये 2470 बन गया। अब करंट ईयर का जो प्रॉफिट है 23-24 का, उसका शेयर नॉर्मली पीएल में ऐड करो, और जो करंट वो नॉर्मल हो गया। और करंट माने 1 तारीख को तुमने उसको पाप धो दिया, फिर नॉर्मल करंट ईयर का प्रॉफिट को नॉर्मल डालो, करंट ईयर का डिविडेंड को नॉर्मल लेस करो, बाकी सब कुछ नॉर्मल करो। समझ में आया? ये करना है। ये वो पैराग्राफ है जो मेरा छूटा हुआ है। और सर वो भी तो छूटा हुआ लिखाना, एक दिन आप कुछ खरीदे, फिर एक दिन और कुछ परसेंटेज खरीदे, तो वो लिखा देंगे, बट वो डिस्कस हो गया था। उस दिन का जो गुडविल उस दिन का था, फिर नया गुडविल नया निकालेंगे, इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट से मिला देंगे और गुडविल को गुडविल से मिला देंगे। वो कॉमन सेंस का बात था। हाँ, वो लिखवा दिए थे। वाह, बहुत बढ़िया, वो लिखवा दिए थे। थैंक यू। ये नोट लिखाना है, तो उसको क्या एबीसीडी करके लिखाए थे क्या इतना सारा? उसको सारा जो इक्विटी मेथड को, अच्छा वो एबीसीडी करके डाल दिए थे क्या? कहां तक गया था? एम तक। जानते हो अच्छा बात क्या है? जब जेबी पढ़ाएंगे ना, तो ये ए से एम में ना मेजॉरिटी में लिखाएंगे सेम एज AS23, क्योंकि एकदम डिट्टो है, तो मेरा बहुत सारा काम बच जाएगा। ए से एम, खाली इतना याद दिला देना कि पैटर्न लिखवाने का हमको यही रखवाना। नहीं समझे? चलो लिखो नंबर 5। क्या नाम दिए? ए में लिखो ऑन दी फर्स्ट डेट ऑफ द ईयर when this AS became applicable, we have to compute, मैं रिकम्प्यूट नहीं बोल रहा हूं, कंप्यूट बोल रहा हूं प्लीज। we have to compute the carrying amount of investments as if equity method was applied from the beginning retrospectively। from the beginning लिखने के बाद retrospectively लिखना जरूरी नहीं था, फिर भी लिख दिए so that there remains no confusion। लिख दिए, आया 2470, आया 2470। बी, कंपेयर दिस अमाउंट, दिस मतलब ऊपर वाला अमाउंट, विथ दी क्या? हाँ, विथ दी बैलेंस शीट इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1600।
सी, adjust the difference with retained earnings. लिख पाए? डी नंबर, follow AS23 in the current year as usual. चलो बच्चा पढ़ो, एक सम बचा हुआ वो वाला इसी का है, वो कर लेते हैं, फिर होल्डिंग में उधर एक सम बचा हुआ वो कर लेंगे ब्रेक के बाद। सम देखो जल्दी ये वाला, तो रिटेन अर्निंग गिरा देंगे। हाँ, उसमें कोई माफी वाफी नहीं है भैया। लास्ट लाइन मैंने बोला एडजस्ट इट विथ रिटेन्ड अर्निंग्स। रेडी, स्टार्ट करें? पहले आप हमको बताओ। हाँ नहीं वो बताएं, वो पूछूंगा। एज पर AS13 जो अभी मेरे बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है, हड़बड़ाओ मत, वो 320 का है कि एक बार प्री एक्विजिशन डिविडेंड भी मिला है? ध्यान से सोचना। सवाल समझे मैं क्या बोला? हड़बड़ाना मत। वो डायरेक्ट बोल दिया 3,20,000, वो बेचारा राइट होता 99% केसेस में, बट फंस भी तो सकता है ना, तो केयरफुली देखना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से लाए सीए फाइनल का पुराना बुक से। आप है ना, एक बार का डिविडेंड प्री एक्विजिशन है ना, पहला बार वाला। चल बता हमको कैसे। बोलो मुन्ना, कैसे पहला वाला प्री है? सर हर साल डिविडेंड दिया है जुलाई महीना में पुराना प्रॉफिट से। तो हम लोग ये कब खरीदे थे बता? 1/4/2000। तो जो 2000 का जब जुलाई आया था, 2000 का भी तो जुलाई आएगा ना 3 महीना बाद। उस समय जो पहली बार इस कंपनी को जो डिविडेंड मिला था अपने बच्चे से, एसोसिएट से, वो तो प्री वाला था ना। तो उसको तो उस आदमी ने AS13 फॉलो करते हुए इन्वेस्टमेंट गिराया होगा ना। तो कंपैरिजन करने में तो फिर 320 काम नहीं आएगा ना। ये अमाउंट आप केयरफुली बताना। $20,000 लग रहा है मेरे को। 2 लाख कहां से मिला तुमको? 1 लाख इक्विटी शेयर है। 1 लाख माने 10 लाख टोटल हो गया। 10 लाख का 10%
1 लाख का 20%, हम ठीक बोले एकदम। कैपिटल है 10 लाख, 10 लाख का 10% है डिविडेंड। अच्छा, और हम क्या किया, हमारे पास जो 20,000 शेयर था ना उससे निकाल दिया, तो फिर आपको फिर 20% और मल्टीप्लाई नहीं करना चाहिए था। हमको जो डिविडेंड मिला 2 लाख पे 10%, डायरेक्ट बोलो 20,000। ये भी तो कर सकते हैं ना, हमको हमारा पास 2 लाख का कैपिटल था, हमको 2 लाख का 20% मिला, इतना घूम के क्यों जाएंगे। हम लोग हर बार ऐसे घूम के गए बोल के इस बार भी घूम के चले गए। और इसके बाद ये इन्वेस्टमेंट में क्यों नहीं छेड़छाड़ हो पाएगा एज 13 में, क्योंकि बाकी का जितना बार डिविडेंड मिलेगा सब पीएल में जाएगा, इन्वेस्टमेंट से और छेड़छाड़ नहीं होता। बच्चों हाँ बोलो, क्लियर हुआ। लेकिन एज 23 में तो हर बार छेड़छाड़ होगा। स्टार्ट करो। परचेज प्राइस 1,04,2000, 3,20,000। फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर डिविडेंड, डिविडेंड तो 20,000 है। फर्स्ट ईयर मतलब समझे कौन सा वाला, 0001 वाला, 2 लाख का 20%, 40,000। अभी टोटल मत करो, एक साथ लिखते चलो, बीच बीच में टोटल करके क्या फायदा है। जब पहली बार हम लोग को एस एप्लीकेबल होगा उसका डेट बता देना खाली मेरे को। हम लोग के ऊपर पहली बार कब एप्लीकेबल हुआ रे, तो ये तो 2001 तो हो ही गया, और 1 साल ना, ठीक से देख ले, 2002-03 में एप्लीकेबल हो गया था एस। लाइन पढ़ो, तो फिर हमको तो 1/4/2002 का चाहिए फिगर, 1/4/2003 का नहीं। तो 0001 हो गया, अब 0102 होते ही बस बाहर निकाल देंगे। शेयर ऑफ प्रॉफिट 0102, 2,50,000 का 20%, 50,000। शेयर ऑफ डिविडेंड 20,000, बस। $370। अभी मुझे क्या करना होगा, नहीं, अभी तुरंत में क्या करूं, इससे क्या करूं, कर लिए कंपेयर, ये रहा कंपेयर, और इन्वेस्टमेंट को बढ़ा दें। तो उन्होंने जर्नल एंट्री मांगा है, उन्होंने जर्नल एंट्री मांगा है। तो अभी मेरा इन्वेस्टमेंट मेरी बुक्स में 3 लाख है, इस 3 लाख को 3 लाख रहने दें कि 370 कर दें। तो 3 को 370 करने के लिए जर्नल एंट्री कैसा होगा, फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट, इसके बाद फर्स्ट ईयर है माने 2-3, 3 लाख का 20% मेरे को लिखना है। जर्नल वाइज बता, कोशिश करो जर्नल बताने का। इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू अमाउंट कितना निकाला, फिर से बोल। 3 लाख कमाया था क्या वो,
और फिर हमको डिविडेंड मिला। दो बार करोगे एंट्री की, एक ही बार में सल्टा दे देंगे। दो एंट्री हो सकता था, बैंक टू डिविडेंड रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड टू इन्वेस्टमेंट, हम एक साथ कर दिए। देखो और भी कुछ मांगा है या क्लोज कर दूं सम को? इसके 6 का 6 सम हो गए और होल्डिंग सब्सिडरी में 21 बाकी है। तो ब्रेक ले लेते हैं एक छोटा सा 10 मिनट का। अभी कर ले एमसीक्यू। अच्छा ठीक है, इसका एमसीक्यू अभी करवाना चाहते हो ना? ठीक। पढ़ते हैं, मैं भी पढ़ता हूं, साथ में पढ़ते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। एन एंटरप्राइज कैन इन्फ्लुएंस द सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक डिसीजंस बाय मेकिंग मेनी वेज। हेलो, बाय मेनी वेज, लाइक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस एक्सर्ट करना, पावर टू पार्टिसिपेट इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को बोलते हैं। नहीं समझे? तो वो कई तरीके से हो सकता है। तो थॉट प्रोसेस का चीज है ना, वो तो थॉट प्रोसेस का चीज है। तो उसने कैसी कैसी बातें लिखी, आपको खाली समझना, हाँ हाँ ये भी है, ना ये नहीं है, हाँ ये है। नहीं समझे? तो कैसे कैसे हम उसके फिनांसिंग और ऑपरेटिंग डिसीजन को इन्फ्लुएंस करते हैं, उसकी बात है। पहला, रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और गवर्निंग बॉडी ऑफ द इन्वेस्टी। इन्वेस्टी एसोसिएट का ही दूसरा नाम है। हम लोग इन्वेस्टर हो गए तो वो इन्वेस्टी हो गया। बोलिए, अगर उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या गवर्निंग बॉडी में हमको रिप्रेजेंटेशन मिलता है तो वो एक तरह का पावर ऑफ पार्टिसिपेशन मिला ना, तो 1 इज करेक्ट। एक ही करेक्ट है कि और भी करेक्ट हो सकता है? और भी हो सकता है, पढ़ते हैं फिर। 2, पार्टिसिपेशन इन द पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस। ये तो नाम में ही है, ये तो हम लिखाते वक्त भी यही लिखाते हैं। 3rd, इंटरचेंज ऑफ मैनेजेरियल पर्सोनेल। तुम्हारे मैनेजर के पर्सन को मैं भेजूंगा, मेरा मैनेजर जो है तुम्हारे यहां मैनेजर का काम करेगा। बिल्कुल डिसीजन मेकिंग यही तो है। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर एसेंशियल टेक्निकल इंफॉर्मेशन। तुम्हारा को कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं प्रोवाइड करूंगा। तेरा कोई टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, मैं यूज करूंगा। तो हम लोग सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं उसके ऑपरेशंस को? आंसर इज यस, कर रहे हैं। तो अगर ऑल ऑफ द अबव कहीं पे है तो देख लो, नहीं तो फिर आप देखो, लिख लो, सी को टिक लगा दो। सर एक बात पूछना था, बच्चे पूछ रहे हैं मेरे से, सर एग्जैक्टली ये चारों चीज एग्जैक्टली यही वर्ड्स के साथ क्या कहीं पे है? एज 23 के टेक्स्ट में है। नहीं समझे? हम आपको इतना एज 23 लिखवाए, पढ़ाए, ये वाला पॉइंट हम लोग नहीं लिखवाए, क्योंकि सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का बात है। हम जितना लिखा है वही बहुत बड़ा लग रहा था मेरे को। नहीं समझे? तो ये अलग से बुक में है। जब आप एज 23 का टेक्स्ट पढ़ोगे उसमें ये पूरा एज इट इज मिलेगा। नेक्स्ट, A Limited is holding 90% share in B, okay, 10% share in C, okay, and B is holding 11% share in C. Identify which of the statement are नहीं incorrect. Incorrect खोजना है। 2 गलत है क्या? और भी तो कोई गलत हो सकता है। विच ऑफ, ये एक की है तो 1 ठीक है क्या? ए इज ए पेरेंट ऑफ बी, वो तो करेक्ट है। सी इज एन, हाँ तो खुद हम 10 लिए, मेरा बच्चा 11 ले लिया, तो हम लोग दोनों मिला के 21 ले लिए।
हो गया तो अच्छा, 3 ही स्टेटमेंट है। तो 2 नंबर तुम लोग पढ़ा। अच्छा, वो कोई तरीका से 19.9 कर दिया उसको। अच्छा, तुम बोलते हो उसको 21 होना चाहिए, यही तो। ओके, तो 2 नंबर इनकरेक्ट है, ऐसा कहां लिखा हुआ है? हाँ, बस ए टिक लगा दो। नेक्स्ट, 10% स्टेक लिए हम लोग 1 अप्रैल को और 15 लिए 1 अक्टूबर को। जिस दिन 10% लिए वो 1 लाख में लिए, उस दिन सब्सिडरी कंपनी का इक्विटी था 8.5 लाख। तो 8.5 लाख का 10% माने 85,000, 85,000। उसके लिए हम लाख रुपया दिए, 15,000 का गुडविल। अक्टूबर में 10 लाख था, उसका हम 15% खरीदे 1.5 लाख, 5,000 का गुडविल। पहले कितना था? पक्का? पहला 15, ये 5, 20। ऑप्शन बी टिक लगा दे। नंबर 4, हाँ, गुडविल कम हो जाएगा ना। हाँ, वही वही वही। पहला वाला तो 15 ही रहेगा ना। दूसरा वाला में कैपिटल रिजर्व आ गया 5,000 का, तो 10,000 हो गया। हाँ, 15 माइनस 5, 10,000 का चॉइस है। 2 तो 10,000 का चॉइस है। ओ, एक में गुडविल, एक में। ठीक 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 बेटा, गुडविल 10,000। कौन सा चॉइस हुआ? ए। नेक्स्ट सम, आइडेंटिफाई। चलो, आइडेंटिटी लिखा हुआ है, एफ भी ठीक से लिखा नहीं जाता है। इसको भी सुधार काट काट के तुम लोग फिर भेज देना हमको। नहीं, और एक बार, अब ये सब काट काट के भी 2 बार है आइडेंटिफाई। देख, हेलो, 2 बार मिस्टेक को सुधारना है। ऊपर भी एक बार किया हुआ। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? पढ़ो पहला वाला। इन केस एन एसोसिएट हैज मेड ए प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड, that is dividend declared after the reporting period, but it pertains to that reporting year. In the financial statement, the investor's share of result of operation should be computed without taking into consideration the proposed dividend. ये तो correct है। Next, ये गलत है। 3 नंबर, और तुम लोग को तो पोटेंशियल इक्विटी शेयर मालूम ही नहीं होगा क्या है। हम तो पढ़ाया ही नहीं है तुम लोग को। तो अभी बोल देते हैं खाली, हाँ, मेरा मूड नहीं इस पे बात करने का। सुन ले, बता रहा हूं। जैसे कोई कन्वर्टिबल डिवेंचर है, मैं पोटेंशियल इक्विटी शेयर क्या होता है ये बताऊंगा ईपीएस में, यहां नहीं। ये सब इरेलेवेंट है, ये साला एमसीक्यू में डाल दिया उस छाप करके उधर, समझ रहे हो, कहीं से लाइन ला करके। ये बच्चों के लिए जरूरत नहीं है। फिर भी अब जब आ गया है तो मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है। जैसे मान लो कोई कन्वर्टिबल डिवेंचर है, वो इक्विटी में कन्वर्ट होने वाला है, वो हो गया पोटेंशियल इक्विटी शेयर। कोई कन्वर्टिबल प्रेफरेंस शेयर है, वो भी कभी ना कभी इक्विटी में कन्वर्ट होगा, वो हो गया पोटेंशियल इक्विटी शेयर। कोई ऑप्शन है, इंप्लॉय स्टॉक ऑप्शन, सुना होगा तुम लोग, ईसोप सुना है नाम, वो बाद में फ्यूचर में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होता है, तो वो पोटेंशियल इक्विटी शेयर है।
तो कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो बाद में इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने का ताकत रखता है उसको पोटेंशियल इक्विटी शेयर कहते हैं। नहीं समझे? पेमेंट की जगह शेयर मिल जाता है, करेक्ट। कन्वर्टिबल डिवेंचर इज द बेस्ट एग्जांपल। अगर मेरे पास कन्वर्टिबल डिवेंचर है कोई कंपनी का, तो हम उस कंपनी का पोटेंशियल शेयर होल्डर हैं, प्रेजेंट शेयर होल्डर नहीं है, पोटेंशियल शेयर होल्डर है। तो ये जो पोटेंशियल शेयर कैपिटल होती है ना, ये एसोसिएट के कंप्यूटेशन में रोल प्ले नहीं करती, प्रेजेंट शेयर ही करता है। हेलो 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 हेलो, जो अभी शेयर होल्डिंग है वही करती है। पढ़िए, द पोटेंशियल शेयर्स ऑफ इन्वेस्टी हेल्ड बाय द इन्वेस्टर शुड नॉट बी टेकन इनटू अकाउंट, ये करेक्ट है। और नीचे लिखते शुड बी टेकन इनटू अकाउंट, वो रॉन्ग है। तो कौन कौन करेक्ट हुआ? लिख लो 1 और 3। 1 और 3 कहां पे है? बस बस हो गया। ब्रेक ले लो, जल्दी से आओ, 10 मिनट में वो वाला सम बनाते हैं। सर मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तुम लोग पोटेंशियल चार्टर्ड अकाउंटेंट हो। पोटेंशियल इक्विटी शेयर